मान लीजिए आपको लकड़ी के 2 तख्ते हैं, वो जॉइंट करने हैं और इस तरीके से जॉइंट करने हैं कि आप उनको समय पर जब आप चाहें तो उनको निकाल सकते हैं और उससे वो जो पीसेस हैं, लकड़ी के पीसेस हैं, वो टूटने नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे उनको? किसी पेंच से उसको कस देंगे, है ना? स्क्रू, इसी पेंच को हम स्क्रू कहते हैं। उसे हम लोग कस देंगे और जब हमें ज़रूरत है उसको, अगर कोई गड़बड़ होती है या कहीं भी कोई मिस्टेक होती है, तो फिर हम उसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करके उसको दोबारा से वो वैसे के वैसे ही, इससे आपका जो प्लेन है, जो तख्ता है या फिर जो प्लेट्स हैं, वो खराब नहीं होंगी। इन्हें हम कहते हैं स्क्रूज़। स्क्रू एक्चुअली क्या है? ये हमारे टेम्पररी अ, फास्टनर्स होते हैं। फास्टनर से क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी फास्टनर एक तरीके से एक डिवाइस होती है, रिवेट्स है, स्क्रूज़ हैं, है ना? डबल पिन है। ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे हम 2 मेटिंग, मतलब जो भी पार्ट्स होते हैं, 2 अलग-अलग पार्ट्स को जब हम जॉइंट करते हैं, तो उनको हम जिस डिवाइस से हम लोग जॉइंट करते हैं, इसको हम फास्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टनर्स कहते हैं। फास्टनर्स का काम यही होता है, 2 अलग-अलग पार्ट्स हैं, उनको जॉइंट करने का। अब जॉइंट करने के लिए हम लोग इसमें फास्टनर्स में भी 3 टाइप से होते हैं। एक टेम्परेरी होता है, सेमी परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। कि ये हमारे टेम्परेरी फास्टनर्स होते हैं। टेम्परेरी फास्टनर्स का मतलब ये होता है कि जब हम 2 अलग-अलग पार्ट्स को जॉइंट करते हैं और उसके बाद हमें असेंबल करने के बाद उनको डिसअसेंबल करना हो, यानी कि उनको जब ओपन करना हो, तो वो ईज़िली ओपन हो जाता है और इससे पार्ट्स ब्रेक नहीं होते हैं। आप उसको, जैसे स्क्रू है, स्क्रू को आप ओपन कर सकते हैं। नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आप उसको टाइट कर दीजिए और ईज़िली आप उसको, बोल्ट को निकाल सकते हैं, जिससे आपके पार्ट्स में कोई डैमेज नहीं होता है। तो यही हमारे टेम्परेरी फास्टनर्स होते हैं और यही होते हैं हमारे स्क्रूज़, ठीक है? यानी कि अगर मैं एक टेक्निकल भाषा में आप लोगों को समझाऊँ, तो इंजीनियरिंग और मशीन असेंबली में स्क्रूज़ आर दी टेम्परेरी फास्टनर्स, जिनका काम 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे कि ये इसमें जो स्क्रूज़ होते हैं हमारे ऊपर, ये बेलनाकार उसमें ऊपर पकड़ बनाने के लिए बना होता है। देखो, जब स्क्रू को हम जब किसी भी पार्ट को जॉइंट करते हैं, 2 प्लेट्स हैं, या मान लीजिए हम लोग इसको जॉइंट करते हैं, तो जॉइंट करते समय जब उसका हेड होता है, ठीक? उसका जो हेड होता है, वो अगर उस प्लेट के ऊपर बैठता है, तो क्लैंपिंग फ़ोर्स लगाता है। वो जो प्रेशर लगाता है, उसको हम क्लैंपिंग प्रेशर कहते हैं, क्लैंपिंग फ़ोर्स कहते हैं, ठीक है? तो वो जो क्लैंपिंग प्रेशर लगा रहा है ऊपर से, और अंदर क्या हो रहा है, जो स्क्रू के ऊपर थ्रेड होते हैं, वो जब किसी मेटल के या फिर किसी पार्ट के अंदर जब जाते हैं, तो उसमें वो वेजिंग एक्शन बनाते हैं, ठीक है? वो वेजिंग एक्शन क्रिएट होता है और ऊपर से क्लैंपिंग प्रेशर लग रहा होता है, जिसकी वजह से अ, इसका यूज़ करके वो जो क्लैंपिंग प्रेशर बनाते हैं, इस वजह से फास्टनर जो है, स्क्रू जो है, वो दोनों प्लेट्स को पकड़ लेता है और एक तरीके से उसको जकड़ लेता है। इसमें एक रूल आप देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फास्टनर को, ये फ़ॉर्मूला होता है 1.5 इंटू डायमीटर। जो भी एक स्क्रू का डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, उस व्यास के 1.5 गुना तक हमको उस पार्ट के अंदर उसको अ, स्क्रू को अंदर ले जाना चाहिए, तब जाके हमें एक मजबूत पॉइंट या मतलब मजबूत जॉइंट मिलता है। ठीक है? आप ये समझ पा रहे हैं? देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे ही 2 प्लेट्स हैं, हमने एक स्क्रू ले लिया है, स्क्रू को हम कितना अंदर करेंगे, तो ये फ़ॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फ़ॉर्मूला अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है, और कि डायमीटर का कितना गुना होता है, मतलब एक स्क्रू को पार्ट्स के कितने अंदर तक जाना चाहिए, तो कितना अंदर जाना चाहिए? 1.5 गुना कम से कम, ठीक है? कम से कम 1.5 गुना या उससे अधिक, इतना तो कम से कम उस पार्ट के अंदर जाए, तब जाके वो प्रॉपर पकड़ बनाएगा और उसको मजबूत पकड़ बनाएगा। ठीक है? अब एक चीज़ और होती है बेटा, बच्चों के बीच में ये आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि स्क्रू क्या होता है और बोल्ट में अंतर क्या होता है? तो स्क्रू और बोल्ट में अंतर देखो ये होता है कि स्क्रू आपने देखा होगा, इसको बिना नट के इस्तेमाल किया जाता है और ये जो जहाँ पर हैवी लोड नहीं है, ठीक है? जहाँ हैवी लोड नहीं है, वहाँ पर हम स्क्रूज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी तरफ बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में थ्रेड दोनों में है, ठीक है? चूड़ियाँ कटी होती हैं, लेकिन जो बोल्ट होता है, इसमें थ्रेड काम करते हैं होल्ड करने का। स्क्रू में क्या हो रहा है, स्क्रू में थ्रेड जो काम कर रहे हैं, वो डिवाइस को होल्ड करने का काम कर रहे हैं, प्लेट्स को होल्ड करने का काम कर रहे हैं। और वहीं पर अगर आप ये बोल्ट देखेंगे, बोल्ट में होल्ड करने का जो मेन काम होता है, वो थ्रेड नहीं करते हैं। वो उसका जो नट होता है, वो काम कर रहा होता है होल्ड करने का, और इसकी पकड़ मजबूत होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसमें हम नट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कसने के लिए हम नट का इस्तेमाल करते हैं, वॉशर का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है? तो ये तो बोल्ट हो गया, और दूसरी तरफ स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू में हम लोग नट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो आपकी उसी वेजिंग एक्शन से ही पकड़ बनाता है और क्लैंपिंग प्रेशर लगाकर पकड़ बनाता है। दैट इज़ द डिफरेंस। ये एक मेन डिफरेंस है स्क्रू और नट के बीच में। एक सवाल ये होता है कि स्क्रू की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है?
वैसे तो आप ये चीज़ समझ ही गए होंगे हमें स्क्रू की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जब भी 2 पार्ट्स हैं, अब मान लीजिए हम मशीन पे काम कर रहे हैं, हम लेथ मशीन है जैसे, लेथ मशीन पे हम काम कर रहे हैं, अब हमें उसमें कोई गड़बड़ हो गई, कुछ खराबी हो गई। अब उसको हम सही करने के लिए उसको ऑब्वियस सी बात है हमें उसके पार्ट्स को खोलना पड़ेगा, ठीक है? तभी हम जान पाएँगे उसके अंदर क्या है। तो खोलने के लिए ही खोलने और उसको असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए ही हम स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए स्क्रूज़ अगर उसमें नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? उसको काटना पड़ेगा। और इसी को बचाने के लिए अब पूरी तरीके से उसको अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा कितना पार्ट नुकसान हो जाएगा, कितना हैवी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रूज़ का मेन इस्तेमाल जो है वो क्या है कि किसी भी पार्ट को आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल किया जा सके। इसलिए हम लोग स्क्रूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, किसी भी पार्ट को आप देखेंगे कि ईज़िली हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें बार-बार उसे खोलना बंद करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर हम स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं, बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए वेल्डिंग वेल्डिंग कर देंगे तो हमें उसे काटना ही पड़ेगा। वेल्डिंग होता है परमानेंट फास्टनर्स, ठीक है? परमानेंट जॉइंट होता है ये। उसको हमें क्या होगा, उसको हमें पूरा काटना पड़ता है। लेकिन स्क्रू में क्या हो रहा है, स्क्रू में ईज़िली हम उसको असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं, ठीक है? तो तोड़-फोड़ नहीं करनी पड़ती हमें। तो हमारा जो मरम्मत है वो भी बहुत ईज़िली हो जाती है, आसानी से मरम्मत हो जाती है। पैसा और समय दोनों की ही बचत हो रही है इसमें, ठीक है? और मशीन जो है, मशीन भी सुरक्षित रहती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग क्यों स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो स्क्रू कैसे काम करता है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे देखा होगा जब हम आप हिली एरियाज़ में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो रास्ता जो है वो घुमावदार होता है और गाड़ी बड़ी ईज़िली अगर पड़ जाती है। अगर मान लें वही रास्ता अगर सीधा-सीधा हो जाएगा तो बहुत टिपिकल होगा, है ना? सीधा-सीधा अगर हो जाएगा तो फिर हमें क्या होगा, इसी तरीके से थ्रेड्स होते हैं। बोल्ट के जो स्क्रू के ऊपर थ्रेड्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं। जब हम उसे रोटेट करते हैं, ठीक है? हम लोग घुमाकर उसको टाइट करते हैं तो वो इसी तरीके से जो आपका टॉर्क जब ऊपर से लगा रहे हैं हम, है ना? तो वो धीरे-धीरे घूमते हुए अंदर की ओर जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जब वो अंदर जाता है तो उसका जो हेड होता है वो पार्ट के ऊपर जैसे ही बैठता है, टाइट करता है, उसके ऊपर क्लैंपिंग प्रेशर लगाता है और जिससे वो पकड़ मजबूत बनाता है। तो इस तरीके से हमारा स्क्रू काम करता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि जो हम टॉर्क लगा रहे हैं ऊपर से, जो रोटेटिंग फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर से, वो हमारी क्लैंपिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जा रही है और वो एक मजबूत पकड़ बन जा रही है। तो बच्चों वर्कशॉप में बेसिकली 4 मुख्य टाइप के स्क्रूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। कैप स्क्रूज़ होते हैं जो कि जनरल असेंबली के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेट स्क्रू होते हैं जो शाफ्ट और पुली पर स्लिपिंग रोकने के लिए हम लोग सेट स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में सेल्फ टैपिंग और कटिंग स्क्रूज़ हैं, जो प्लास्टिंग और कास्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्री टैपिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये सेल्फ टैप करते हैं, है ना? सेल्फ टैपिंग इसका नाम इसीलिए है कि अपने आप ही उसमें होल करते रहते हैं। आपको अलग से थ्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, टैपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चौथे टाइप के हैं ड्राइवर स्क्रूज़। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से नहीं, हम लोग हैमर से इसको ठोक कर हम ईज़िली लगा सकते हैं। तो परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैमर का इस्तेमाल इसमें करते हैं। कैप स्क्रूज़ मैंने आपको बताया है कि इनके साथ में नट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। इन्हें डायरेक्टली एक टैप्ड यानी कि थ्रेडेड होल में टाइट किया जाता है ना? डायमीटर की जो रेंज होती है वो 6 एमएम से लेके 50 एमएम तक होती है और जो लंबाई होती है वो 10 एमएम से लेके 200 एमएम तक इसकी लेंथ होती है। कैप स्क्रूज़ का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर नट लगाने की जगह नहीं होती है या ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर हम कैप स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं। टाइट स्क्रूज़ एंटी स्लिप मास्टर्स इनको कहते हैं। इसका मेन इस्तेमाल वहीं होता है जैसे मान लीजिए कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आप ये फिगर में देख रहे होंगे, शाफ्ट के ऊपर इसको पुली जब लगाते हैं तो वो फिसले नहीं, इसलिए हम उसको ऊपर से सेट स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये हेडलेस होते हैं तो पुली आगे पीछे खिसके नहीं, इसलिए हम इस सेट स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे इसके जो निचले हिस्से हैं ना, सेट स्क्रूज़ होते हैं ना, सेट स्क्रूज़ के नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं उसको बड़े मतलब ध्यान से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। तो जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, है ना? बार-बार उसको एडजस्ट करना है तो वहाँ पर हम फ्लैट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर शाफ्ट में थोड़ा-सा ओवल शेप बना हो, मतलब एक कप टाइप का बना होता है, उस कप पे हम लोग ओवल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाले सेट स्क्रूज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर एक कप टाइप का, मतलब यानी कि स्पॉट अगर बना होता है। उसके बाद कोन पॉइंट होता है, तो मशीन पार्ट्स को परमानेंट सेट करने के लिए हम लोग कोन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हाफ डॉग पॉइंट भी होते हैं, तो इसको हम डबल की तरह यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फुल डॉग पॉइंट भी होता है। ये एक की तरह जो कीवे में स्लाइड कर सकता है, ये उसकी तरह मतलब काम करता है। अब अगले जो स्क्रूज़ हैं बेटा वो हैं सेल्फ टैपिंग स्क्रूज़, ठीक है? इसमें देखो थ्रेड फॉर्मिंग होता है और थ्रेड कटिंग होता है। नाम से आप समझ रहे होंगे थ्रेड फॉर्मिंग क्या है कि जब ये इसको हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये खुद ही थ्रेड अपना फॉर्म कर लेते हैं। तो मटेरियल को ये साइड में पुश कर देते हैं और ये मटेरियल को मतलब काटते नहीं हैं। और थ्रेड कटिंग क्या है, वो ऑटोमेटिकली थ्रेड बनाते हुए चलता है ना? तो ये कंपैरेटिवली हार्डन्ड होते हैं और ये मटेरियल को काटते हुए थ्रेड बनाते हैं, ठीक है? तो जैसा कि इसमें है कि थ्रेड फॉर्मिंग में मटेरियल डिस्प्लेस होता है, जबकि थ्रेड कटिंग में मटेरियल
रिमूव होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि थ्रेड फॉर्मिंग और थ्रेड कटिंग में डिफरेंस मतलब क्या होता है। चौथे टाइप के स्क्रूज हमारे पास हैं, वो है स्पेशल फास्टनर, यानी कि परमानेंट जॉइंट और परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए ड्राइवर स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें सीधे हैमर से इन ड्राइवर स्क्रूज को हम लगा सकते हैं, इसमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, आपने बोल्ट का जो भी डायमेंशंस होता है आपने ये देखे होंगे, स्क्रू के डायमेंशंस हमेशा M8 × 35 इस तरीके से लिखे होते हैं। इसमें एम क्या मेंशन करता है, ये दिखाता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स शो करता है। 35 आपकी शो करता है नॉमिनल लेंथ। ठीक है, यानी कि नॉमिनल लंबाई उसकी शो करता है। और 8 हमें दिखाता है नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से मिलती है। तो ये आपके पास में ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आता है कि M8 × 35 में नॉमिनल लेंथ क्या है होगी, इसकी नॉमिनल डायमीटर क्या होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। और M क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है। तो इस चीज़ को आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो भी लेंथ और डायमीटर होता है ये हमारा mm में होता है। गॉट इट? किस में होता है? ये एमएम में होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्लास से मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि बोल्ट की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति वो सहन कर सकता है, ये होती है इसकी स्ट्रेंथ। यानी कि स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का एक सीधा-सीधा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एक बोल्ट होता है, जब आप बोल्ट लेते हो तो उसके ऊपर ना ये कुछ वैल्यू लिखी होती है। मान लीजिए 8.8 लिखा हुआ है, ठीक है? 8.8 से हम लोग क्या मतलब समझते हैं, इसको हम देखेंगे। देखो 8.8 से मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू जो है 8, ठीक है? इसको हम 100 से गुणा कर दें तो ये होगी 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी कि मान लीजिए एक अगर स्टील का वायर है जिसका एरिया है, जिसका व्यास है 1 एमएम स्क्वायर, और इतना उस पे फोर्स लगाया जाए तो इतना वो बर्दाश्त कर लेता है ना? इतना वो इतनी स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि इसकी मैक्सिमम बोल्ट या जो स्क्रू है उसकी मैक्सिमम बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं। अगर इसमें 8.8 दिया हुआ है, इसमें अलग अलग होता है, इसमें कभी में 9.8 दिया होगा, किसी में कुछ दिया होगा। तो 9.8 होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 900 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अधिकतम ये इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी बर्दाश्त कर सकता है, अधिकतम लोड इतना ले सकता है। इसके ऊपर अगर इस पर लोड जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये बाद की जो 0.8 वैल्यू है, ये क्या शो कर रहा हूँ मैं, ये 0.8, यानी कि जो 8 है मतलब पॉइंट के बाद की, दशमलव को ऐसे पॉइंट ना लें। 8 शो कर रहा है नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये 8 क्या शो कर रहा है, यील्ड स्ट्रेस रेशियो। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस रेशियो। कैसे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा परसेंटेज। ठीक है, 80% कितना हो जाएगा, किसका 80%, 80% ऑफ नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि 80% ऑफ 800। ठीक, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 640 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी कि आप ये मान के चलो, इसको फॉर्मूले की सीधी सीधी वैल्यू आप ये समझो कि 640 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, ये इसकी सेफ लिमिट होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं 64 किलोग्राम तक इसकी सेफ लिमिट है। और मैक्सिमम कितना है, 80 किलोग्राम, 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 64 पे क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 800 का 80% है, 640 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये एक्चुअली इसके बाद इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन से क्या मतलब है, जैसे आपने वो इलास्टिसिटी पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी में हमने यील्ड पॉइंट देखा था। ठीक है, उसमें यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यील्ड पॉइंट ये सीधा-सीधा ये होता है कि जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप लगातार इस पे खींचोगे, है ना? और उसके बाद उसको छोड़ते हो, खींचते हो, छोड़ते हो, और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसको अगर आप खींचो, तो ये अपनी जो फ़ॉर्म है उसको चेंज कर लेती है और वापस से उस फ़ॉर्म में नहीं आ पाती है। वो होता है यील्ड पॉइंट। जिस पॉइंट के बाद में ये परमानेंट डिफ़ॉर्मेशन इसमें आ जाता है, अपनी पुरानी फ़ॉर्म में नहीं आ पाती है, उसको कहते हैं। ठीक है? तो 64 किलोग्राम यानी कि 640 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से नीचे, मतलब इसकी जो है सेफ लिमिट है इतने तक। इसके बाद में इसमें आ जाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, और अगर मैक्सिमम 80 तक किलोग्राम तक ये झेल पाता है और उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड दी
ये इसकी प्रॉपर्टी क्लास होता है। इससे हम स्ट्रेंथ का आकलन करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेंथ का आकलन करते हैं बोल्ट की या स्क्रू की। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में देखूँ, शॉर्ट में आपको समझाऊँ, तो आपको क्या देखना है? अगर आपको ये वैल्यू दी गई है एंड दे आर आस्किंग कि नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इसका आप क्या करोगे? 88 इंटू 100, 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और यील्ड रेशियो कितना होगा? यील्ड स्ट्रेस रेशियो कितना होगा? बाद की वैल्यू 8 की और 10। ठीक है, ये हो गया 80%। प्रॉपर्टी क्लास मैंने आपको समझा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था 8.8, 10.9, 12.9, इस तरीके से प्रॉपर्टी क्लास होती है। ये एक तरीके से मजबूती शो करता है। अब जैसे इसमें दे रहे हो आपके 8.8 दिया हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। 10.9 है तो इसका कितना हो जाएगा? 1090 कर दो इसको, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? ये मैक्सिमम तो हो गया 1000, है ना? इतना लोड तक ये झेल जाएगा। और मिनिमम कितना हो जाएगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है? और मिनिमम कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा 900। ठीक है? कैसे पता किया? 10 इंटू 90, 900 हो जाएगा। ऐसे ही इसको आप देख सकते हो, 12.9 दिया हुआ है। 12.9 को कैसे देखेंगे? अब जैसे 12.9 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 100, तो मैक्सिमम कितना हो गया? 1200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और सेफ लिमिट कितनी हो गई? सेफ लिमिट हो गई इसकी 12 इंटू 90, ये इसकी सेफ लिमिट हो जाएगी। तो यानी कि 1080 से ऊपर ये डिफॉर्मेशन इसमें आ जाता है। तो ये होता है हमारा आज का चैप्टर। तो बच्चों, ये हमारा आज का जो स्क्रू टॉपिक है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये स्क्रू चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।